दोपहर के 2 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं पंजाब से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भटिंडा फायरिंग पर जुड़ा बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, फायरिंग का आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी से इस वक्त पूछताछ चल रही है। मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग हुई थी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई थी। ये जवान 80 मीडियम रेजिडेंट के थे और पंजाब पुलिस ये मानकर चल रही कि कोई आतंकी घटना नहीं है। जवानों में आपसी टकराव की घटना मानकर यहां पर जांच हुई और खबर ये है, ताजा अपडेट ये है कि फायरिंग के आरोपी को पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग क्यों इस आरोपी की तरफ से की गई थी। गार्ड रूम से आपको बता दें कि इंसान राइफल भी गायब मिले थे। सिविल ड्रेस में शूटर देखने को मिला था। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग की घटना से दहल उठा था ये पूरा इलाका। पहले माना गया कि कोई ये आतंकी घटना है, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस ने क्लियर किया। उनका कहना था कि आपसी टकराव हो सकता है। जवानों के बीच में 4 जवानों की फायरिंग के दौरान मौत हुई थी और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर यह कि आरोपी से इस वक्त पूछताछ चल रही है और इस समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उसने अपने ही साथियों, अपने ही जवानों पर फायरिंग क्यों की। जो इंसिडेंट हुआ बड़ा दर्दनाक है। सुन के रंज हुआ कि मिलिट्री बेस के ऊपर 4 कैजुअल्टीज हुई हैं फायरिंग में। पर ये क्यों फायरिंग हुई, ये क्या कारण है, इसका तो इंक्वायरी पता देगी। कोई कंजेक्चर नहीं कर सकता। जैसे कि को कह रहे कि ये तो शायद अंदर का मामला है, एक इंसास राइफल गायब थी और कार्ट्रिजेस गायब थे। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी। बठिंडा में एक इंटरनल फाइट का मैटर था। मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है तो वो उस पे जांच पड़ताल चल रही है। आपस में झगड़े में वो सारा हुआ है जी। बाकी ठीक है, झगड़े में हुआ, उसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किन कारणों के कारण ये झगड़ा हुआ आपस में। और दक्षिणी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूल को धमकी मिली। स्कूल को खाली फिलहाल कराया गया है। बम निरोधक दस्ता स्कूल में मौजूद है। स्वाट की टीम मौजूद है। डिफेंस कॉलोनी में ये स्कूल मौजूद है जिसका आपको बता दें कि इंडियन नाम बताया जा रहा है। और इसी स्कूल में लगातार हड़कंप मचा। सुबह 10:49 पर एक ईमेल आया था और इस ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लिहाजा बम निरोधक दस्ता इस वक्त स्कूल में मौजूद है। आप देख सकते हैं स्कूल की तस्वीरें। इंडियन स्कूल डिफेंस कॉलोनी में मौजूद है। काफी पॉश इलाका माना जाता है और करीब 11 बजे के आसपास ईमेल के जरिए इस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। लिहाजा प्रशासन और पुलिस अलर्ट है। बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौजूद है। बम को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम पूरे स्टाफ और बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया है। इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा न्यूज 18 राजस्थान। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार का रुख करते हैं। दरअसल पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिली है। एयरपोर्ट निदेशक ने पुलिस को जानकारी दी। पटना एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त बम निरोधक दस्ता पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। लगातार जांच कर रहा है, बम को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ आपने देखा कि दक्षिण दिल्ली में भी एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और वहां पर भी बम निरोधक दस्ता मौजूद। और अब आपको दिल्ली के बाद बिहार के पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पटना एयरपोर्ट है जहां पर देखिए स्वाट की टीम मौजूद है। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है और स्क्वाड की टीम के साथ जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं वो भी वहां पर मौजूद है। लगातार जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर इस वक्त हलचल तेज है। पटना एयरपोर्ट पर हलचल लगातार तेज होती हुई, हड़कंप मचा हुआ है। डर और दहशत का माहौल वहां पर यात्रियों के बीच में। चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त बम निरोधक दस्ता मौजूद है। बम मिलने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और बात करते हैं माफिया और डॉन अतीक अहमद की। प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद। आज शाम तक बताया जा रहा है कि प्रयागराज पहुंच जाएगा अतीक अहमद। बांदा इस वक्त मौजूद है अतीक अहमद। काफिला प्रयागराज कोर्ट में पहुंचेगा। पेशी आज उसकी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में दरअसल पेशी होनी है अतीक अहमद की। और जब उसे लाया जा रहा था प्रयागराज की तरफ बांदा के दौरान,
तो बकायदा उसने मीडिया से बोला कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। अतीक अहमद डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अब वो मीडिया से कह रहा है कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। इसके साथ साथ उसने कहा कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया, अब रगड़ाई हो रही है। अतीक अहमद की तस्वीरें आपके सामने। वो पुलिस टीम जो पिछली बार भी साबरमती से प्रयागराज लेकर आई थी, वही टीम एक बार फिर उसे प्रयागराज ला रही है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक अहमद। उमेश पाल अपहरण मामले में आपको बता दें कि पहले ही उम्र कैद की सजा उसे हो चुकी है और अब ये हत्याकांड का मामला जिसमें कोर्ट में पेशी होनी है, प्रयागराज कोर्ट में पेशी होनी है, लिहाजा उसे एक बार फिर प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दी कि बरेली से रवाना हो गया अतीक का भाई। अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस निकली है। अशरफ की कोर्ट में पेशी आज होगी। तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है और उसके भाई को भी खबर ये कि प्रयागराज की पुलिस टीम बरेली से लेकर रवाना हुई, चूंकि बरेली की जेल में बंद है अशरफ, अतीक अहमद का भाई। प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को उमेश पाल की हत्या के मामले में प्रयागराज कोर्ट ले जाने के लिए बरेली जेल से रवाना हो गई है। तस्वीर आपके सामने, ये ब्रजवाहन पुलिस का और इसी में मौजूद है अशरफ, अतीक अहमद का भाई। और आपको सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस वक्त जयपुर के दौरे पर मौजूद हैं। दीक्षांत समारोह में वो शिरकत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिरला का जोरदार स्वागत किया। सुनते हैं बिरला को। हमने लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा की है और उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जब भारत का संविधान बना था तो दुनिया का ऐसा संविधान जिसमें सबको समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार हो, मतदान देने का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो, अलग अलग पूजा पद्धतियों से पूजा पद्धतियों के आधार पर अपने अपने धर्म को पालने का अधिकार हो, अलग अलग संस्कृति भारत की और विविध संस्कृति की हमारी ताकत बनी लोकतंत्र। दुनिया के कई प्रगतिशील देश जो आज हमें दिख रहे हैं उनमें भी महिलाओं को मत का अधिकार उनके 50 साल बाद मिला, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, डेमोक्रेसी के अंदर भी और डेमोग्राफी के रूप में भी, और आज इस 75 वर्ष की यात्रा में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी है तो हमारी युवा छात्राएं बनी है, महिलाएं बनी है। ऐसे तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हम जिस संस्कार, जिस पद्धतियों से आते हैं, हमने देवी के रूप में मां की पूजा अर्चना की है। समारोह में शिरकत करने के बाद ओम बिरला वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में आज एक गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिशें अभी भी चल रही हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ इस वक्त वहां पर जमा है। अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। तस्वीरें आपके सामने जहां पर आग का तांडव आप देख पा रहे हैं। ये एक गोदाम है जहां पर भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही है। मारनी पड़ेगी। राहत की खबर ये किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं है। आर्थिक नुकसान तो जरूर हुआ लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह के दमकल की गाड़ियां जो है वहां पर मौजूद हैं। दमकल की टीम इस वक्त पूरी जोर आजमाइश करती हुई आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई। नरेला का ये इलाका दिल्ली का जहां पर एक गोदाम और इसमें भीषण आग लग गई। और बड़ी खबर दिल्ली से है जहां पर सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष रणजीत सिंह भी मौजूद हैं।
इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 4 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान खबर यह है कि नीतीश कुमार विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूत राजनीतिक विकल्प देने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। मिशन 2024 के लिए नीतीश ने फिर से अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। 4 दिन का दौरा, और आप देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार पहुंचे विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए। खबर यह है कि इस वक्त राहुल गांधी से वो मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी को भी तस्वीरों में देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। और आगे विपक्ष को कैसे एकजुट करना है, एक मंच पर लेकर आना है, इसी एजेंडे पर नीतीश आगे 3 दिन तक आपको और भी देखने को मिलेंगे। कई विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात का दौर रहेगा। इस वक्त राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत नीतीश कुमार की चल रही है। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद है। तो बीजेपी को कैसे 2024 में मात देनी है, इसी को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश एक बार फिर नीतीश कुमार की नजर आ रही है। 4 दिन का उनका दिल्ली का दौरा, इस वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। आपने देखा जब राहुल गांधी की संसद से सदस्यता गई तो उस वक्त विपक्ष एकजुट नजर आया था, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने एक बार फिर विपक्ष की एकजुटता को लेकर, रणनीति को लेकर प्लान पर काम करते हुए। और बात पायलट की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर पायलट को लेकर। जयपुर से दिल्ली तक लगातार हलचल तेज होती हुई। राजस्थान प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। राजस्थान के सियासी हालात पर खड़गे से चर्चा की गई। सचिन पायलट भी आलाकमान से माना जा रहा है कि मुलाकात कर सकते हैं। खबर यही कि सचिन पायलट लगातार प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे संपर्क में है कल रात से। और आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जिस तरह से बगावत जब हुई, सियासी संकट जब राजस्थान में खड़ा हुआ, वापसी पायलट की जैसे हुई, और इसके लिए प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं इसके लिए एक क्रेडिट दिया जाता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि एक बार फिर प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। आलाकमान से सचिन पायलट भी मुलाकात करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल देर रात ही दिल्ली पहुंचे थे अनशन खत्म करने के बाद। और अब खबर ये कि जो सियासी हलचल हुई, जो सियासी इस वक्त तनातनी का माहौल राजस्थान के अंदर बना, उसको लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई है प्रभारी रंधावा की तरफ से। वो सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्होंने पहले ही कहा था कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, अनशन को उन्होंने पार्टी विरोधी करार दिया था। और अब उन्होंने सियासी हलचल को लेकर, जो सियासी हालात बने हुए राजस्थान के, सचिन पायलट के अनशन को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करीब आधे घंटे से ज्यादा उनकी बैठक चली। तो आगे आखिरकार राजस्थान में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा, पायलट को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी, इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लिहाजा ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का जो भी कदम होगा वो तय कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो जयपुर से बड़ी खबर, गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी शुरू हो गई। मंत्रियों को माना जा रहा है कि अलग अलग बजट घोषणाओं की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही खबर ये भी कि खेल यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया जा सकता है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर भी मोहर लग सकती है। सचिन पायलट के अनशन पर भी चर्चा हो सकती है। 3rd ग्रेड टीचरों के तबादला पॉलिसी पर भी चर्चा। 3 बजे खबर ये कि मुख्यमंत्री गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि करीब 1:30 बजे का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम तय किया गया था। खुद ट्वीट कर उन्होंने जानकारी भी दी थी, लेकिन थोड़ी देर से ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और इसीलिए डिले होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब 3 बजे ही होगी। खबर ये कि गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई प्रस्तावों पर इसमें मोहर लगी है और अब मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें मंत्रियों को अलग अलग जो घोषणाएं बजट की थी उनको लेकर अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनावी साल है, लिहाजा आप देखिए किस तरह से जो कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कल वीडियो जारी कर लोगों से अपील की थी कि किस तरह से महंगाई कैंप को वो समझें और जो महंगाई से है वो छुटकारा ले सकते हैं, अपनी उनकी जो योजना है उनका लाभ लेकर। और अब विधानसभा का सत्र भी माना जा रहा है कि एक बार फिर शुरू हो सकता है। उसी को लेकर चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हुई। कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए लगातार अपने दर्शकों को हम बताते रहेंगे। बहरहाल राइट टू हेल्थ से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अब राजस्थान की राइट टू हेल्थ बिल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ये कानून बनाने वाला
पहला राजस्थान देश का राज्य बन गया है। कानून के तहत सरकारी सुविधाएं लेने वाले अस्पतालों को इमरजेंसी इलाज फ्री में देना होगा। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया था और बातचीत के बाद आखिरकार 18 दिनों बाद सरकार और डॉक्टर्स के बीच समझौता हुआ। और राजस्थान को आज बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम गहलोत समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। कई बीजेपी के नेता इस दौरान देखने को मिले। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर और दिल्ली के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी मदद देगी। संपर्क बढ़ाता, लोगों को जोड़ता, भारत में रेल क्रांति का एक और अध्याय। स्वदेशी रूप से डिजाइन, कवच प्रणाली से युक्त, हाई राइज ओवर। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। साथियों, हमारी सरकार रोड के साथ ही राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। वंदे भारत को रवाना करने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम गहलोत का आभार भी जताया और मीठी सी चुटकी लेते हुए कहा कि जो काम 70 साल से नहीं हुआ उसके लिए हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के लिए पीएम का धन्यवाद दिया। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं
कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। तो राजस्थान को वंदे भारत की सौगात मिल गई है। वंदे भारत जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। वंदे भारत का सफर न्यूज 18 के साथ लगातार आपने देखा। वंदे भारत रेल जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू हो चुकी है। हम इस समय चलती हुई वंदे भारत में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे खचाखच वंदे भारत ट्रेन इस समय भरी हुई है और तमाम लोग जो है वो अलग अलग स्टेशन के लिए जयपुर जंक्शन से रवाना हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी सफर कर रहा है। क्या नाम है आपका? तेजस बेनीवाल। कहाँ जा रहे हो आप? दौसा। कैसा लग रहा है वंदे भारत में बैठने के बाद? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है वंदे भारत में। मेरे को बहुत रॉयल सा फील हो रहा है। ये मतलब एक लग्जरी ट्रेन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि सीट बहुत ऐसी घूम सकती है। कैसे घूमती है? घूम आके दिखाओ, कैसे घुमाई थी आपने सीट को? कैसे घुमाया था सीट को? अरे वाह! तो ये आपने सीट बाहर का सीन देखने के लिए घुमाई है? हाँ, एक तो बाहर का सीन भी देख सकते हैं और जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ रोटेट करके एक दूसरे की तरफ वो सी कर सकते हैं। वेरी गुड। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी सफर कर रही हैं। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? हम लोग गांधीनगर स्टेशन तक जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? गांधीनगर स्टेशन जा रहे हैं। इतनी छोटी सी दूरी के लिए आपने वंदे भारत जैसी स्पीड वाली ट्रेन क्यों पकड़ी? इसलिए कि हमें एक्सपीरियंस लेना था कैसा है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी ट्रेन हमारे राजस्थान में चलाई इसके लिए। चलिए, ये शुक्रिया अदा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ बैठे। कहाँ जा रहे हैं आप? गांधीनगर। तो बहुत छोटी सी दूरी तय कर रहे हैं आप जयपुर से? हाँ, हमें स्टाफ से है तो वहाँ तक। तो आज जो वंदे भारत है वो बहुत छोटे छोटे स्टेशन पर भी स्टॉप करते हुए जा रही है और लोग जितना नजदीक जाकर इसका अनुभव ले सकते हैं ले रहे हैं। हालांकि 13 अप्रैल से यही वंदे भारत अजमेर से जो है वो दिल्ली के लिए नियमित रूप से शुरू हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं यात्रियों के अंदर कितना उत्साह है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।